बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी एंड टीजीटी के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। वीडियो को आप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज, हमें बताना है जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, उसका मेन एडवांटेज आपको बताना है क्या होता है। Top executive extend his control area. Coordination of activities become automatic. टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन या फिर ऑपरेशन कॉस्ट आर लोअर। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन आप समझते होंगे, उसमें क्या होता है, जो डिसीजन पावर होती हैं वो बांट दी जाती हैं। यानी कि यहाँ पे एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो जो डिसीजन होगा उन ब्रांचेस को दे दिए जाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट को लेके या किसी और प्रॉब्लम को लेकर, तो वहाँ पर वो लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं। वहाँ पे सेंटर पे वहाँ पे पावर नहीं होती। जो मेन कंपनी है वो उसके हाथ में पावर नहीं है कि वो डिसीजन लेगी तब वो काम करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो उनका जो मैनेजमेंट कैसा होता है, एक्सेप्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सेंट्रलाइजेशन इसका बिल्कुल अपोजिट है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो भी सारी मैनेजमेंट की जो पावर होती है, कंट्रोलिंग पावर होती है, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। यानी कि जो मेन कंपनी है, मेन पर्सन है, अथॉरिटी है, उसके हाथ में होगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिट लेज डाउन दैट। अब जो स्केलर प्रिंसिपल है, हमें उसका ये बताना है कि कौन सा उसका यहाँ पर सिद्धांत है। इम्प्लिसिट मतलब सिद्धांत। ऑप्शन से अ सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, यानी कि एक सबॉर्डिनेट जो होता है उसका केवल एक सुपीरियर होता है। लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। अब जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो क्लियरली डिफाइन है यहाँ पर। मैनेजमेंट शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट। जो मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं, सिर्फ जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट होते हैं वहाँ पे लिमिटेड होते हैं, उनके साथ वो सुपरवाइज करते हैं। और फोर्थ है हमारा, ऑल अथॉरिटी शुड वेस्ट इन वन सिंगल पर्सन, यानी कि जो सारी अथॉरिटी है वो एक पर्सन के पास होती है। तो स्केलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो देखिए स्केलर प्रिंसिपल में क्या होता है, जो मैनेजर होता है डायरेक्टली सुपरवाइज करता है और उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लिमिटेड सबॉर्डिनेट के साथ वो उनको सुपरवाइज करने का काम करता है। तो ये स्केलर प्रिंसिपल हमारा कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर इज डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें जो डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, चेन, कमांड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल के अंदर देखिए हमारी लाइन भी हो सकती है कि वर्टिकल क्या होती है, टॉप टू बॉटम चलती हैं। ये हमारी एक चेन भी हो सकती है, कमांड के थ्रू भी हो सकती है। तो ये ऑल ऑफ दी अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्टिकल में टॉप टू बॉटम भी होता है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक की कमांड चलेगी। तो ये लाइन के थ्रू भी हो सकती है, एक चेन भी हो सकती है और ये कमांड के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टाफ फंक्शन रिफर्स टू। अब जो स्टाफ फंक्शन है वो हमारा क्या बताता है, दोज एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विस। यानी कि ये हमारे वो एलिमेंट्स बताता है जिसमें एडवाइस एंड सर्विस दी जाती है। दैट पार्ट ऑफ मैनेजरियल वर्क विच एन एग्जीक्यूटिव असाइंस टू समवन आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड। यानी कि वो पार्ट बताता है ये मैनेजरियल वर्क का, जो कि एक एग्जीक्यूटिव को असाइन किया जाता है जो भी उस चेन ऑफ कमांड के आउटसाइड में काम कर रहा है, या फिर डेट एडवाइस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि वो एडवाइस जो कि किसी फंक्शन ऑफ अथॉरिटी के डिफर होकर काम कर रही है, उससे अलग होकर काम कर रही है। ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्टाफ फंक्शन की बात करें तो स्टाफ फंक्शन के अंदर यहाँ पर ये सारे ही पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें देखिए सर्विस और एडवाइस देने का काम भी किया जाता है। मैनेजरियल वर्क में आता है, आपने पोस्ट कॉर्प पढ़े होंगे। पोस्ट कॉर्प हमारा मैनेजरियल फंक्शन में आता है, जिसमें एक एलिमेंट हमारा स्टाफिंग भी होता है, इसलिए ये भी करेक्ट है हमारा।
और ये अपनी जो भी इसकी अथॉरिटी होती है उसके बियॉन्ड भी ये एडवाइस देती है, यानी उससे अलग होकर भी ये काम करती है। तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ। अब जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका एक्सटेंशन है, यानी कि किसका विस्तार है, आपको ये बताना है। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल या फिर कमिटी। तो देखिए आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा एक किसका पार्ट है, वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू वेरियस लेवल्स इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अथॉरिटी हमारी टॉप से बॉटम की तरफ चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं। इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि लाइन के अंदर ही हमारा लाइन एंड स्टाफ आता है, तो ये तो हमारा कट गया। अब हमें 3 में बताना है, तो आप इस एलिमिनेशन के थ्रू भी इजीली अपने एग्जाम में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप एलिमिनेट करके करेंगे तो वहाँ पे आपका जो टिक करेंगे वो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे सही होने के आंसर। अगर आपको इन केस क्वेश्चन में डाउट लगता है कि मुझे ये आता है या नहीं, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको 3 में बताना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में। तो देखिए इंटर यूनिट के अंदर हमारा टॉप टू बॉटम नहीं चलता, प्रोजेक्ट में भी टॉप टू बॉटम होना जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन के अंदर टॉप टू बॉटम होता है। ये लाइन हमारी इस तरह से चलती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये टॉप टू बॉटम हमारी फ्लो करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाटा शू शॉप इज। अब जो बाटा शू शॉप है वो कैसी शॉप है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, चेन स्टोर है या फिर नन ऑफ दी अबव है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बाटा शू शॉप की, तो बाटा शू शॉप एक तरह का हमारा चेन स्टोर है। आपने देखा होगा बहुत सारी सिटीज में, कंट्रीज में बाटा के शोरूम्स हैं, ये एक चेन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन स्टोर की तरह ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें से कौन सा बिजनेस का प्रिंसिपल नहीं है, हमें आपको ये बताना है। तो देखिए आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको लेकर वो बिजनेस ओपन किया जाता है। एफिशिएंसी की भी यहाँ पे बात की जाती है, क्योंकि जितनी एफिशिएंसी होगी उतना ही बिजनेस रन करेगा। फिर बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर में यहाँ पे हर काम हर पर्सन को डिवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पर्सन किसी भी पोस्ट पर किसी भी जगह लगा सकते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है उनको वर्क, कि ये काम इस पर्सन को करना है एंड ये काम इस पर्सन को करना है। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट ये बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल नहीं होता कि बिजनेस में प्रॉफिट होना ही होना है, बट ये मेन एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। मेन एलिमेंट मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि देखिए हर पर्सन, जब भी कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो कुछ अर्न करने के लिए ही करता है। ये बस कहने की बात है कि हम बिजनेस करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हम सर्विस देना, अच्छे से क्वालिटी प्रोवाइड करना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी वहां पे लाई करता है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को उस तरह से रन नहीं कर पाएगा। तो जो प्रॉफिट है वो भी हमारा मेन एलिमेंट में आता है, लेकिन ये फर्स्ट पर नहीं रखेंगे, फर्स्ट पर हम रखेंगे सर्विस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जर्मनी इज द मदरलैंड ऑफ। हमें बताना है जर्मनी जो है वो किसकी मदरलैंड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, रियलाइजेशन की, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर कॉम्बिनेशन की। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी रैशनलाइजेशन पे बेस्ड होती है, और रैशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी से ही आया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाइड एज। अब जो फिश कल्चर है वो किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, यानी किस में क्लासिफाई किया जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, जेनेटिक में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन में। तो देखिए हम बात करें फिश कल्चर में, तो फिश कल्चर में क्या होता है, वहाँ पे
मतलब जेनेटिकली वहाँ पे फिश को ग्रो किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे फिश को क्या होता है, उनके ब्रीड को बढ़ाया जाता है, उन और भी ज़्यादा नंबर्स में फिश को किस तरह से ग्रो करें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आती है, आनुवांशिक उद्योग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकाउंटेबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद। अब जो अकाउंटेबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसके साथ आती है? लाइन अथॉरिटी में, स्टाफ अथॉरिटी में, इनफॉर्मल अथॉरिटी में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिसको हम उत्तरदायित्व भी बोलते हैं हिंदी में, तो या जवाबदेही भी बोलते हैं, तो ये आती है हमारी लाइन अथॉरिटी में। क्योंकि लाइन अथॉरिटी में क्या होता है, कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो उसके अपने अपर जो भी हेड होगा उसको अकाउंटेबिलिटी होगी उसके प्रति, उसके ऊपर उसको अकाउंटेबिलिटी होगी, फिर उसके ऊपर जो उसका मेन हेड होगा उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होगी। यानी कि हर पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट है, वो जो भी काम करेगा उसकी रिपोर्ट उसको ऊपर देनी होगी, इस तरह से। ठीक है, तो लाइन अथॉरिटी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इज। अब हमें बताना है जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या एडवांटेज है। क्विक डिसीजन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर एडवांटेज में देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेज होते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कमेटी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा होता है। क्विक डिसीजन तो लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर हम मेन एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है और कमेटी में आपको पता है 2 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्कर्स अपोज रैशनलाइजेशन बिकॉज। अब जो वर्कर्स हैं वो अपोज करते हैं रैशनलाइजेशन को, क्यों? ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के डोमिनेंस के कारण, लॉकआउट, रिट्रेचमेंट के कारण, या फिर दे विल हैव टू वर्क मोर, या फिर उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है इसीलिए। तो अगर हम रैशनलाइजेशन की बात करें तो वो इसलिए करते हैं रैशनलाइजेशन को अपोज, क्योंकि वहां पे उनको डर होता है रिट्रेचमेंट का। अगर रिट्रेचमेंट हो गया तो वहां से उनको अपनी जॉब से जाना होगा, इसलिए रैशनलाइजेशन को वो अ, सबसे ज्यादा अपोज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रिट्रेचमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताना है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है। डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, या फिर क्विक डिसीजन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मेन एडवांटेज की बात करें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट की जो एडवाइस है उसको इजीली मिलती रहती है। क्योंकि यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ होते हैं, जो लाइन में होके सारा काम करना पड़ता है, उसके थ्रू उनको इजीली, मेन पर्पस इसका यही होता है कि जो भी पर्सन है जिनके थ्रू ये काम करवाया जा रहा है उनको टेक्निकल या फिर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपर्ट उनको प्रोवाइड किए जाएं हर डिपार्टमेंट में, जिससे कि उनको जो भी अगर किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो तो उनको क्विकली वहाँ पे एडवाइस दी जाए, तो वहाँ पर उनको एक एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपर्ट एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली कर लेंगे। बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ओनली ट्रेड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोथ, ऑल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, या फिर ओनली कॉमर्स। तो आप सबको पता है बिजनेस के अंदर ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स आर। अब जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वोटिंग राइट्स मेंबर्स के किस तरह से होंगे? इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल पेड बाय ईच मेंबर। अब जो कैपिटल है सबके द्वारा पेड की जा रही है उस रेशियो में, या फिर इक्वल रिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर, यानी कि इक्वल जो भी रेस्पेक्ट मेंबर ने कंट्रीब्यूशन किया अपने कैपिटल का उसमें, इन प्रोपोर्शन टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल हेड बाय ईच वैल्यू, यानी कि जो ईच मेंबर ने जो कैपिटल दिया उसके नॉमिनल वैल्यू के प्रोपोर्शन में,
डी ऑप्शन है हमारा इन प्रोपोर्शन टू द टोटल फाइनेंस सप्लाइड इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ लोन बाय ईच मेंबर, या फिर जो टोटल फाइनेंस हुआ है अमाउंट उसके साथ साथ जो भी लोन दिया गया है ईच मेंबर के द्वारा उस रेशो में। तो देखिए यहाँ पर वोटिंग राइट्स की बात करें खासकर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पर इक्वल होता है जो भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल के अंदर उसके रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, यहाँ पे इक्वल रहेगा। आप सीधे सीधे ये लेके चलिए, इतना बड़ा आप छोड़ दीजिए इसको कि बस सीधा ये याद रखिए, ना ही उनके जो अमाउंट उन्होंने दिया है फाइनेंस हुआ है उसके प्रोपोर्शन में होगा, ना ही नॉमिनल वैल्यू के बेस पर होगा, ना ही उन्होंने कैपिटल दिया उसके बेस पर होगा। सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं इक्वल बेसिस पर, यानी कि एक पर्सन एक वोट, इस बेसिस पर चलता है वहां पर सारा काम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल बेसिस पर, ठीक है। ये इस तरह की लाइनें बहुत ज्यादा घुमाने के लिए स्टूडेंट्स को दे दी जाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा डेमोक्रेटिक है सबसे ज्यादा। तो देखिए ऑप्शन है लाइन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमेटी। तो देखिए लाइन, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल में ये सारी चीजें हमारी किसके एक सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं, जबकि कमेटी में क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही लेवल के लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीडम होती है कुछ भी करने की, एक दूसरे को एडवाइस देने की, आपस में डिस्कशन करने की फ्री एडवाइस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म सबसे ज्यादा किस में होता है, कमेटी में। जबकि यहाँ पर आप लाइन, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल में आपको जितना कहा गया है करने को आपको सिर्फ उतना ही करना है। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को, अपने से ऊपर वाले जो हेड है, सबॉर्डिनेट है, उसको आप एडवाइस दें, लेकिन कमेटी में ये सारी चीजें चलती हैं। तो डेमोक्रेटिक सबसे ज्यादा कौन सा हो गया हमारा, कमेटी हो गई, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।